ज्योग्राफी ज्योग्राफी को हम समझते हैं पॉइंट द पॉइंट और देखते चलिए। पार्ट 2 है ज्योग्राफी का, पार्ट 2 है। पार्ट 2 का एक पार्ट जो पिछले एक वीडियो बनाया गया था, एक घटना का है। घटना चक्र का है, इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा के लिए, जिसमें आ जाएगा बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और सभी तरह का आ जा सकता है। चलिए हम लोग पॉइंट द पॉइंट देखते हैं और इसको हल करते हैं और पढ़ते हैं आखिर क्या है घटना चक्र। घटना चक्र में अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए, एक बार जरूर देखिए घटना चक्र को। हमारा अगर चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप लिस्ट में दिया गया है घटना चक्र से, यह 8वां वीडियो है। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और बता दें कि ऑनलाइन अगर बिहार पुलिस को मारना चाहते हैं सेट, तो लिंक दिया जाता है जिस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन सेट मार सकते हैं। उसमें देख सकते हैं कि कितना हमारा स्कोर आ रहा है। हर सुबह 9:30 बजे लिंक दिया जाता है और उसे सोल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल कहता है 20 पर सवाल कहता है, क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, तो सही आंसर होगा प्रशांत महासागर से होकर। अगर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किया जाए तो प्रशांत महासागर से होकर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक खींची जाती है। अगर इसके तथ्य जानते हैं तो तथ्य है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी की एक ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो दो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। ग्रीनविच और इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि जहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ दिया जाता है। देखते हैं 21 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा है। तो यूरोप है या अफ्रीका है या अमेरिका है या दक्षिणी अमेरिका है। बताया जाए कौन सा सही होगा। अगर आप सुबह का वीडियो नहीं देखे हैं तो भूगोल पढ़ाया गया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखा गया है और ऑब्जेक्टिव उसको हम में दे दिए हैं। वहाँ से आपका पार्ट बाय पार्ट, अगर आप विश्व भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी को पार्ट बाय पार्ट, जिसमें से एक पार्ट पढ़ाया गया था, उसमें से आप बना सकते हैं। वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं ज्ञान बिंदु का वहाँ पर था। आज यहाँ देख रहे हैं घटना चक्र। अभी विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। बात किया जाए, आज महाद्वीप ही उस वीडियो में पढ़ाए थे कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 45,045 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 4,45,79,000 हो जाएगा। सॉरी, 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। अन्य महाद्वीप का क्षेत्रफल इस प्रकार है। तो अफ्रीका के कहा जाए तो 3,65,00,000 वर्ग किलोमीटर है। और उत्तरी अमेरिका की बात किया जाए तो 2,42,56,000 वर्ग किलोमीटर है। अगर दक्षिण अमेरिका की बात किया जाए तो 1,78,19,000 वर्ग है। अंटार्कटिका का देखा जाए तो 1,32,09,000 है वर्ग किलोमीटर। अगर यूरोप की बात किया जाए तो यूरोप के बात किया जाए तो 99,00,000 और 38,000 है वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया के सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसमें 76,88,287 वर्ग किलोमीटर है।
यह उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। उपयुक्त प्रश्न एशिया न दिए जाने के कारण ही उत्तर विकल्प बी होगा। यूरोप हो जाएगा, नहीं यूरोप नहीं, सॉरी सॉरी, यूरोप नहीं, अफ्रीका हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन दिया गया है अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका दूसरा नंबर पर आता है, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका 4 पर, अंटार्कटिका 5, यूरोप अंटार्कटिका 5, यूरोप 6 पर आता है, ऑस्ट्रेलिया 7 पर आता है। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर देखते हैं सवाल। 22 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से किस महाद्वीप का सबसे अधिक देश है। उस महाद्वीप का नाम बताइए जहां पर सबसे अधिक देश हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका है ना, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश हैं। आइए देखते हैं कि प्रत्येक महाद्वीप में देशों की संख्या निम्न है। अगर बात किया जाए अफ्रीका की, तो अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। याद रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। अगर यूरोप की बात किया जाए, वहीं वहीं अगर यूरोप की बात किया जाए कि कितने देश हैं यूरोप में, तो 51 देश हैं यूरोप में। और एशिया में 50 देश हैं। एशिया में 50 देश हैं। उत्तरी अमेरिका की बात किया जाए तो 23 है, और दक्षिण अमेरिका में केवल 12 है। 12 देश दक्षिण अमेरिका में है। अगर बात किया जाए प्रत्येक महाद्वीप देशों की संख्या में निम्न, तो सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है। सबसे ज़्यादा अफ्रीका में कितनी है, तो 54 है। यूरोप में कितनी है, तो 51 है। एशिया में कितनी है, तो 50 है। उत्तरी अमेरिका में कितनी है, तो 23 है। और दक्षिण अमेरिका में 12 है। आगे चलते हैं और देखते हैं 23 नंबर सवाल कहता है 23 नंबर कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांश लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो उपयुक्त चिली हो जाएगा। चिली जो है सर्वाधिक उत्तरी और दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश है चिली। आइए देखते हैं में मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार दृष्टि से सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला देश चिली है। 24 नंबर सवाल को समझते हैं कि निम्न में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं। पहले देश बताया गया, अब आगे क्वेश्चन दिया गया कि किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं। तो यह कि इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप हैं। इंडोनेशिया याद रखना है कि इंडोनेशिया में। आइए देखते हैं कि प्रश्न में दिए गए देशों के द्वीपों की संख्या। अगर इंडोनेशिया में बात किया जाए, प्रश्न कभी कभी पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया में कितने द्वीप हैं। तो याद रखना जरूरी होगा कि ये 17,508 द्वीप हैं इंडोनेशिया में। उसके बाद दूसरा नंबर पर आता है फिलीपींस में बात किया जाए तो 7641 है। 7641 है, यानी 7,141 है। मालदीव की बात किया जाए, मालदीव में 1192 है। और क्यूबा में बात किया जाए तो 4195 है। चलिए अगर बात किया जाए इंडोनेशिया के, तो हाइड्रो और ओशनोग्राफिक विभाग के अनुसार उसके द्वीपों समूह में 17,508 में, जिसमें से 6,000 द्वीपों को नाम दिया गया है। अगर बात किया जाए 17,000 द्वीपों की, तो 17,508 द्वीपों में 6,000 द्वीपों को नाम दिया गया है। 6,000 नाम दिया गया है, जिसमें से कितना 15 6,000 द्वीपों को 17,000 में से सिर्फ 6,000 को ही नाम दिया गया है। और 9,000 हो जाएगा, नहीं 11,000 करीब 11,000 समथिंग कुछ हो जाएगा, जिसमें से उसे नाम नहीं दिया गया है। इंडोनेशिया द्वीप समूह की बात किया जाए जहाँ पर 17,500 द्वीप हैं, जिसमें से याद रखना है कि कितने नामों को दिया गया है, तो 6,000 द्वीपों को नाम दिया गया है। आइए आगे देखते हैं 25 नंबर, इसे छोटा करते हैं।
देखते हैं 25 नंबर, देखते हैं सवाल कि क्या कहता है। 25 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से बताना है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल से बड़ा है। अब बताना है द्वीप का कि वह सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप वो क्षेत्रफल से सबसे बड़ा है। आइए द्वीप के बारे में दिए गए विकल्पों में बोर्नियो का क्षेत्रफल सर्वाधिक, अगर सर्वाधिक बात किया जाए तो 75,000, 75,000 नहीं, 75,000 नहीं होगा, सॉरी, 7,51,929 वर्ग किलोमीटर है। 7 लाख बात किया जाए तो 7,51,929 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। बोर्नियो द्वीप क्षेत्रफल के सर्वाधिक बड़ा है, जबकि मेडागास्कर की बात किया जाए तो 5,87,000, 5,87,713, 5,87,713 वर्ग किलोमीटर है। सुमात्रा, अगर सुमात्रा के बात किया जाए तो ये 4,72,784 वर्ग किलोमीटर, तथा ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल देखा जाए तो ब्रिटेन का हो जाएगा कितना, तो 20 20 2 लाख, 2,09,000, कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख है। 2 लाख सही तो बोल रहे थे कि 2,09,, 9,331 वर्ग किलोमीटर। इसमें से अगर बात किया जाए ना तो बोर्नियो, बोर्नियो का क्षेत्रफल का सर्वाधिक पूछ देता है कभी कभी काल में प्रश्न में कि बोर्नियो का क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखना कि 7,51,51,929 वर्ग किलोमीटर। अगर कभी दे देता है मिलान करने के लिए कि किसका कितना है, जैसे कि बोर्नियो को दे देगा, एक तरफ दे देगा द्वीपों का नाम बोर्नियो, मेडागास्कर और सुमात्रा और ग्रेट ब्रिटेन, तो इसको कभी कभी वर्ग क्षेत्रफल किलोमीटर में इसको दिया रहता है इसे मिलान करने के लिए। इसीलिए याद जरूरी रखना है कि बोर्नियो क्षेत्रफल इतना होता है 7,51,51,929, मेडागास्कर 87,713 किलोमीटर, सुमात्रा के याद रखना 1,72,784 वर्ग किलोमीटर है। और ये भी ग्रेट ब्रिटेन के बात किया जाए क्षेत्रफल तो 2,09,331 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर सवाल। बताया जाए और देखा जाए कि निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। बताया जाए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा जापान। निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा, चलिए तो देखते हैं कि निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। अगर देखा जाए तो दृष्टि से सबसे रहित सबसे बड़ा देश जापान रहता है। आइए जानते हैं आगे इसके पॉइंट। प्रश्न के कि ऐसा देश जिसकी सीमा किसी भी अन्य देश से भूमि के साथ संलग्न नहीं होती हो उसे हम सीमा रहित देश कहते हैं। याद रखना, ऐसा देश जिसका सीमा किसी अन्य देश से भूमि के साथ संलग्न संलग्न नहीं होती हो नहीं होती हो नहीं होती है उसे हम सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है।
प्रश्नानुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्र वाला देश जापान है, जिसका क्षेत्रफल बताया जाए तो क्षेत्रफल हो जाएगा 3,77,915 वर्ग किलोमीटर है। तत्पश्चात फिलीपींस की बात किया जाए तो 3 लाख इसका भी है, तो 3 लाख इसका पूरी है। अगर बात किया जाए जिसका क्षेत्रफल, अगर हम जापान देश की बात किया जाए, जापान क्षेत्रफल वाला देश है जिसका क्षेत्रफल दिया था 3,77,915। और तब पश्चात फिलीपींस की बात किया जाए, अगर फिलीपींस की बात किया जाए तो वर्ग क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर न्यूजीलैंड की बात किया जाए तो 2,68,537 वर्ग किलोमीटर। अगर क्यूबा 1,10,000 60 वर्ग किलोमीटर है। अतः विकल्प सी सही होगा। देख लिया जाए तो सही है, आप याद रखिएगा इसकी सीमा। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर सवाल कहता है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान सबसे बड़ा द्वीप है। तो कौन सा द्वीप है? तो होन्शु द्वीप। जापान में एक द्वीप है होन्शु द्वीप, जो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। आइए, जापान के मुख्यतः चार द्वीपों को होक्काइडो, होन्शु और शिकोकू और क्यूशू का समूह है। उपयुक्त चारों द्वीपों में होन्शु सबसे बड़ा है। जापान की बात किया जाए तो जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप पर टोक्यो जापान की राजधानी है, तो कौन सा द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है, सबसे बड़ा है, और जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं और ग्रीनलैंड है। अगर बात किया जाए ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड की बात किया जाए तो ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? अगर बात किया जाए ग्रीनलैंड के, तो वो देश के नाम बताइए जी, किसी देश का भाग है ग्रीनलैंड। तो डेनमार्क के है, डेनमार्क आंसर होगा। डेनमार्क के भाग है ग्रीनलैंड। अगर देखा जाए भौगोलिक रूप से तो ग्रीनलैंड निम्न में से, अगर ऑप्शन अनुसार चलते हैं तो डेनमार्क इसमें से सही होगा, सही भी होगा। ग्रीनलैंड की देश का भाग है तो डेनमार्क के ही भाग है। तो आइए, ग्रीनलैंड के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है ग्रीनलैंड, डेनमार्क के अधीन आता है। ठीक है, ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन आता है। नुक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है नुक कहे का मतलब है, नुक की समुद्र तल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक है। सिर्फ 1 से 3 मीटर तक है समुद्र से। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर सवाल को हम लोग सोल्व करते हैं कि महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? बताया जाए कि महाद्वीप बहाव सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 ए वेगेनर। आइए जानते हैं प्रश्न के तथ्य। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत अल्फ्रेड वेनेगर द्वारा विकसित किया गया था। वेनेगर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले ही पैंजिया और विभाजन आरंभ हुआ था। पैंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीप और पिंडो और लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सा में बट गए, जो आज महाद्वीपों के रूप में जाने जाते हैं। आइए जानते हैं 30 नंबर सवाल कहता है कि अग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। अग्नेय चट्टान की बात किया जाए तो पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती है। यह रवेदार होती है, परतें नहीं पाई जाती है, पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। अग्नेय चट्टान का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। पानी का प्रवेश बहुत कम होता है। आइए जानते हैं
31 नंबर जानते हैं। 31 नंबर सवाल कहता है कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताना कि अवसादी शैलों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य बताना है कौन सा सत्य है। तो सत्य हो जाएगा 3 नंबर, ये शैलें अस्त्रों पर निक्षेपित है। ये शैलों अस्त्रों में निक्षेपित है। आइए जानते हैं अवसादी शैल का निर्माण अवसादों के लिए एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इसे जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, परतें पाई जाती हैं, किंतु ये शैलें रवेदार नहीं होती है। ये याद रखना है कि अवसादी शैलें हैं जो, किंतु ये शैलें रवेदार नहीं होती। रवेदार यानी क्रिस्टल। आइए जानते हैं 32 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है। बताया जाए कौन सा होगा। ड्रमलिन के संबंधित है। एस्कर और क्रूड बेडेड और बजरी और रेत की लकीरें हैं, या ड्रमलिन और ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी से बने होते हैं। तीसरा कथन दिया गया है कि 3 अंडे की टोकरी स्थलकृत स्करयुक्त इलाकों की विशेषता है। और बात किया जाए 4 नंबर, तो जबकि एस्कर और ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित होने वाला ड्रमिंग ग्लेशियर की क्रिया उत्पन्न होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों का सही चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 2 दिया है, 1, 2 और 4 सही होगा। आइए हम जानते हैं आगे कि ग्लेशियर हम हिम पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मालवा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे और संकरे कटक होती हैं, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। हिमनद के निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थल रूपों से ड्रमलिन गोलासम मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार की ढेर या टीले होते हैं, जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे की समान होता है। अंडे की टोकरी स्थलाकृत ड्रमलिन युक्त इलाकों की विशेषताओं ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होती हैं। आगे देखते हैं 33 नंबर कहता है कि माउंट एंटेना है। माउंट एंटेना एक ज्वालामुखी है। याद रखना है कि माउंट एंटेना एक ज्वालामुखी है। माउंट एंटेना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है, जो इटली के सिसिली द्वीपों के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3350 मीटर है। आगे देखते हैं 34 नंबर कि मौना और लोवा का उदाहरण बताना है। मौना लोवा का उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी। ये भी मुआ लोवा सक्रिय ज्वालामुखी है। मुआ अमेरिका में स्थित है। ये ज्वालामुखी है। मुआ लोवा हवाई द्वीप है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आइए देखते हैं कि 35 नंबर सवाल क्या कहता है। 35 नंबर सवाल कहता है कि 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे प्रमाणित सुनामी संबंध से निम्नलिखित में से किस कथन का सही नहीं है। किस कथन सही नहीं है बताना है। किस कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर कथन सही नहीं है कि वर्तमान अनुमान के अनुसार भूकंपजनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों का अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत के घाट उतारा।
यह आंसर गलत दिया गया, इसीलिए यह सही होगा। आइए आखिर सही क्या होगा यहाँ देखते हैं कि बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तर दक्षिणी होने से सुनामी लहरों का प्रबलता शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में थी। आइए एक नंबर देखते हैं कि सुंडा खाई की भारतीय प्लेट में बर्मी प्लेट की अध्यस्त गमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर में भ्रंश सेवा का 15 मीटर तक खिंचाव होने के कारण इसका भूकंप की उत्पत्ति हुई। 2 नंबर भी सही है कि परमाणु सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों का घोर विध्वंस किया था। 2004 में जो हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परमाणु सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं था? ये सब सही है। सुंडा और परमाणु सुनामी इंडोनेशिया वाला गलत था। ऑप्शन नंबर 3 ये गलत है। वर्तमान में 85 दिया था, 50 से अधिक लोगों की मौत की घाट उतरा था। आइए देखते हैं इसकी और डिटेल को हम देखते हैं और डिटेल से देखते हैं कि 26 दिसंबर, याद रखना होगा कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी भाग पर समुद्र के अंदर आए रिएक्टर स्केल पर 9.1 से 9.3 की तीव्रता के भूकंप से उत्पन्न सुनामी की लहरें लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। देखिए 2 लाख लोगों की। अरे कथन 1 की बात किया जाए तो कथन 1 कहता है कि इस शक्तिशाली भूकंप में 1200 किलोमीटर लंबी भ्रंश रेखा 15 मीटर तक अंधक्षेपण हुआ है। यह अंधक्षेपण बर्मी प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट की खिसकने से हुआ। अतः कथन ए सही है। कथन बी की बात किया जाए तो कथन बी भी सही है। हिंद महासागर में उठी इन सुनामी की लहरों का प्रभाव इंडोनेशिया से लेकर पूर्व अफ्रीका तट तक देखा गया था। अधिकेंद्र से लगभग 8000 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण अफ्रीका के 8 व्यक्ति, सोमालिया में 300 से अधिक व्यक्तियों मारे गए थे। इससे लगभग 11 देश प्रभावित हुए थे। कथन 3 दिया था कि इन सुनामी लहरों से लगभग 2 से 3 लाख लोगों को मारे जाने की संभावना व्यक्त की गई थी, न कि 50 लाख। यहाँ पर 50 लाख दिया था ऑप्शन में, इसलिए वो गलत था। 2 लाख से 3 लाख लोगों के मारे जाने की संभावना थी। अतः यह कथन पूर्ण रूप से गलत है, इसीलिए यह उत्तर भी होगा। आइए वही विकल्प डी को देखा जाए तो भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक्कत स्थिति लगभग उत्तरी और दक्षिणी दिशा में थी, जिससे सुनामी की लहरों की प्रबलतम पश्चिम दिशा में थी। परिणामतः बांग्लादेश में बहुत कम लोग आहत हुए। आइए देखते हैं 36 नंबर सवाल क्या कहता है? छत्तीस नंबर सवाल कहता है विश्व के सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार की पर्वत में पाई जाती है? बताना है कि विश्व के सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार की पर्वत में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा नवीन मुर्दाल पर्वत। के विश्व के माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा या चोमोलुंगामा 8848.86 मीटर सहित प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय की पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगर हिमालय के पर्वत एक नवीन मुर्दाल वलित पर्वत को, अतः हम स्पष्ट है कि अधिकांश विश्व के सर्वोच्च चोटियां इन्हीं से वलित पर्वत। अगर बात किया जाए माउंट एवरेस्ट को, तो माउंट एवरेस्ट के 3 नाम सागरमाथा भी और चोमोलुंगमा।
अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 8,848.86 मीटर है। अगर सहित 10 सर्वोच्च चोटियां की हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। हिमालय पर्वत एक नवीन और मुड़दार वलित पर्वत है। हिमालय एक नवीन मुड़दार वलित पर्वत है, अतः स्पष्ट है कि ये कहता है कि विश्व में सर्वोच्च चोटियां इन्हीं वलित पर्वत पर स्थित हैं। आइए देखते हैं 37 नंबर सवाल कहता है कि विश्व के सर्वाधिक लंबी पर्वत की श्रृंखला बताना है। श्रृंखला तो ऑप्शन नंबर एंडीज होगा। विश्व के सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज होगा। आइए जानते हैं एंडीज के बारे में कि एंडीज दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख और विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 72 मीटर है। रॉकी पर्वत माउंट उत्तरी अमेरिका में प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है जिसकी लंबाई 4800 मीटर है, 4800 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत की बात किया जाए तो दक्षिण एशिया में भारत की उत्तरी सिरा पर स्थित इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। इसीलिए सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? एंडीज सबसे बड़ा हो जाएगा 7200। रॉकी पर्वत की बात किया जाए तो इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। अगर बात किया जाए हिमालय के तो 2500 किलोमीटर है। आगे देखते हैं 38 नंबर सवाल कह रहा है। 38 नंबर सवाल का कोकोस प्लेट किनके मध्य में पाई जाती है? किनके मध्य में पाई जाती है? तो बताना है कि मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट में, दक्षिण अमेरिका प्रशांत प्लेट में, लाल सागर फारस की खाड़ी में, एशिया प्लेट तथा प्रशांत प्लेट में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना कौन से प्लेट में कोकोस प्लेट किनके मध्य में पाई जाती है? मध्य अमेरिका के फ्रांस प्लेट पर, मध्य अमेरिका के फ्रांस प्लेट पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य अमेरिका के प्लेट पर। आइए जानते हैं कोकोकस कोकोस कोकोस यार नाम भी इतना आसान है। प्लेट मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर तथा प्लेट मध्य में पाई जाती है। आइए जानते हैं कोकस के मध्य अमेरिका में पश्चिमी तट पर तथा प्रशांत प्लेट पाई जाती है। अगर यही देखा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका की बात किया जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो ऑप्शन में कोई नहीं दे रहा। चलिए आगे देखते हैं कि राष्ट्र बाउल या राष्ट्र बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इनमें से इलियानस और इंडियाना, मिशिगन और लोहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश को पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है। अतः एक से अधिक विकल्प सही होगा। आइए जानते हैं कलिमंजारो के बारे में। यह क्या है? तो अग्नेयगिरी है। अग्नेयगिरी या वोल्केनो। आइए जानते हैं कि कलिमंजारो पर्वत तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। तंजानिया के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। इसका पूर्व नाम कैसर विल्हेम शिफ्टज था। यह एक आग्नेयगिरी और ज्वालामुखी पर्वत है। अगर बात किया जाए गोबी मरुस्थल को तो गोबी मरुस्थल चीन में है। कहाँ है गोबी मरुस्थल? चीन में है। आइए देखते हैं कि गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल गोबी का मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल देखा जाए तो उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है। आइए जानते हैं 42 नंबर की आप लोग दीजिए कि क्या होगा इसका आंसर।
चलिए देखते हैं कि जोहान्सबर्ग विख्यात है। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण स्वर्ण खनन हेतु के लिए। स्वर्ण खनन हेतु के लिए आइए जानते हैं। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग पर प्रांत के एक प्रोविंशियल राजधानी है। यह सोना और हीरा का खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में गौटेंग के प्रति प्रोविंशियल की राजधानी है। यह सोना और हीरा के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन? जोहान्सबर्ग। आइए देखते हैं कि 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है तो बताना है। इनमें कौन सा होगा सही? तो ऑप्शन नंबर 2 हंगरी है। हंगरी वो कौन सा देश है स्थल रुद्ध? अगर इसमें बात किया जाए तो हंगरी होगा आंसर। आइए जानते हैं कि हंगरी स्थल विरुद्ध देश है जो यूक्रेन से रोमानिया और साइबेरिया और क्रोएशिया साइबेरिया और क्रोएशिया और स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया और घिरा हुआ है। बेल्जियम की बात किया जाए तो बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से तथा रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। अगर वहीं हम हंगरी के बात किया जाए तो स्थल विरुद्ध देश है जो यूक्रेन की रोमानिया और साइबेरिया क्रोएशिया और स्लोवानिया ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया के से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से रोमानिया और यूक्रेन की सीमा के काला सागर से मिलती है। चलिए आगे सवाल करता है कि इस्राइल की उभयनिष्ठ सीमाएं बताना है। लेबनान होगा, सीरिया और जॉर्डन और मिस्र के साथ। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं बताना है किसके किसके साथ लगती है तो लेबनान के साथ लगती है, सीरिया के साथ लगती है, जॉर्डन के साथ लगती है और तथा मिस्र के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए जानते हैं कि इजराइल पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से है। अगर वहीं उत्तरी सीमा देखा जाए तो लेबनान से उत्तरी पूर्वी सीमा पर, सीरिया से पूर्व सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिणी पश्चिमी सीमा की बात किया जाए तो दक्षिणी पश्चिमी की बात किया जाए तो इजिप्ट से लगी हुई है। अतः विकल्प ये सही हो जाएगा। आइए जानते हैं कि 45 नंबर सवाल। संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर को कहा जाता है। आइए जानते हैं कि पामीर को पठार का विश्व की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। पामीर को संसार की छत के नाम से जानते हैं। इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। वर्ल्ड माने शब्द हो जाएगा, वर्ल्ड माने विश्व हो जाएगा। आइए जानते हैं कि पृथ्वी है, बताना है कि पृथ्वी है जो भारत का जो सीमा है मित्र कितने समुद्र से घिरा हुआ है। बताना है भारत कितने समुद्र से घिरा हुआ है। कमेंट में देना है कि भारत कितने समुद्र से घिरा हुआ है। आइए आगे देखते हैं कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम बताइए। स्वामिनी का नाम बताइए। वह श्रीलंका समुद्र की स्वामिनी के नाम से श्रीलंका को जाना जाता है। आगे देखते हैं कि क्या है। अगर वहीं बात किया जाए पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है तो श्रीलंका का विषुवत रेखा 880 किलोमीटर उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग
पर स्थित है। हिंद महासागर का द्वीपीय देश इस हिंद महासागर का मोती ऑफ द इंडियन ओकेजन ऑफ एशिया का प्रवेश द्वार कहा भी जाता है। आइए देखते हैं आगे। 47 नंबर सवाल करता है कि पृथ्वी की सतह पर वह कौन सा भाग है जो पानी से ढका है। पृथ्वी की सतह वह कौन सा जो पानी से ढका हुआ लगभग है। तो 2/3 लगभग है। 2/3 पृथ्वी की सतह वह कौन सा भाग, तो भाग है जो पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29% भाग पर स्थल और क्षेत्रफल लैंड एरिया लगभग 71% पर जल क्षेत्र है, वाटर एरिया का विस्तार है। आगे देखते हैं कि 48 नंबर सवाल कहता है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन, मतलब किसका है बताना है। उत्तरी ध्रुव का है। समुद्र तल से पृथ्वी का केंद्र सबसे निकट उत्तरी ध्रुव का है। आइए जानते हैं कि केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर तली 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6553 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। याद रखना है कि आर्कटिक महासागर के तली 4 किलोमीटर गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से अगर नापा जाए तो 6553 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आइए देखते हैं। अगर हम आगे प्रश्न देखते हैं 49 नंबर सवाल कहता है कि 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर लंबाई से 2400 चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में द्रोणियों के मध्य गुजरता है तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, वह कटक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महासागरीय कटक हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं कि उपयुक्त विशेषताएं एवं मध्य सागरीय कटक से संबंधित मध्य महासागरीय कटक माइंड ओकेजन रेंज ग्लोब के चारों ओर 40,000 मील या 64,000 किलोमीटर की लंबाई पर अटलांटिक हिंद महासागर प्रशांत महासागर में फैली है। यह पृथ्वी की सतह से अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। आइए देखते हैं आगे देखते हैं कि गल्फ स्ट्रीम क्या है। तो गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो एक महासागरीय धारा है। चलिए जानते हैं गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा के बारे में। फ्लोरिडा एक धारा है। जब एंटलिस धारा का जल समृष्ट कर हेट्रास अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाती है। ये गर्म जल धाराएं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। आइए आगे जानते हैं 51 नंबर कि ग्रैंड कैनियन। अगर ग्रैंड कैनियन देखा जाए तो एक खड़ड़ है जो ग्रैंड कैनियन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रपात में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड़ड़ है, गुर्ज है। देखते हैं आगे 52 नंबर सवाल कहता है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। अगर विश्व का बृहत्तम डेल्टा अगर बात किया जाए कि विश्व में बृहत्तम यानी बहुत बड़ा डेल्टा निर्मित है तो कौन सा नदी का है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का विश्व में बृहत्तम डेल्टा का निर्माण है। गंगा और ब्रह्मपुत्र ऑप्शन नंबर 1 सही होगा।
आइए जानते हैं कि गंगे डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है, ठीक। मैंने विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा डेल्टा है। यह एक बांग्लादेश और भारत और पश्चिम बंगाल राज्य से बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी, अगर यहाँ कोस्ट में दिया है हिंद महासागर, तो कोस्ट में दिया है तो क्यों, खाड़ी भी दिया है, हिंद महासागर भी दिया है। तो कहने का मतलब यही है कि मेन तो हिंद महासागर ही है। उसका अगर बात किया जाए तो उत्तरी और पूर्वी जो भाग होता है, उत्तरी पूर्वी भाग, वो बंगाल की खाड़ी कहलाता है। अगर इधर हम देखे जाए तो भारत का अगर अरब सागर देखा जाए तो अभी हिंद महासागर का ही भाग है ऊपर की ओर। जो उत्तर और पश्चिम की दिशा के ऊपर की ओर रहता है हिंद महासागर, उसे अरब सागर कहते हैं। और बंगाल की खाड़ी को हम उत्तरी और पूर्वी कहेंगे। हिंद महासागर के जो जिधर जलधाराएं गया है उसे हम बंगाल की खाड़ी नाम दे देते हैं। आइए आगे जानते हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसीलिए डिटेल पूरा पढ़िए और बढ़िया से पढ़िए कि समझ में आए। ऐसा ना हो कि बंगाल की खाड़ी एक कह देंगे कि अलगे एक है साग महासागर, अरब सागर एक नहीं, हिंद महासागर का ही एक भाग है। चलिए आगे चलते हैं कि इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा गांगे के नाम नाम से भी जाना जाता है। अगर इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ना दिया जाए तो गांगे और ब्रह्मपुत्रा डेल्टा के नाम से भी है। इसीलिए हम डिटेल से हम देख रहे हैं पीडीएफ को, कि डिटेल से देखते हैं घटना चक्र को। गलत कहाँ होगा देखते हैं। गलत होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। फिजी द्वीप, अगर फिजी द्वीप के बात किया जाए तो अवस्थित है तो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित है फिजी, फिजी द्वीप अवस्थित है। आइए जानते हैं कि रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर, अगर बात किया जाए रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का, तो यह एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह वानुवातु के पूर्व, टोंगा के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित है। आगे देखते हैं 54 नंबर, नाते नाबूझ कर देंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं कि 54 नंबर सवाल का क्या करा है। स्वेज नहर जोड़ती है, बताना है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है कि किसको, तो सही आंसर यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर, सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। इसे याद रखिए, ट्रिक कोई काम नहीं देता है। ट्रिक कहने का मतलब कि आपको प्यास लगा हुआ हो, एक गिलास पानी लाकर कोई दे देता है, अगर वही आपको कल तक लेके चला जाए तो वह डिटेल से हो गया। अगर आपके पास कोई ला के देता है वह ट्रिक है। कितना दिन कोई ला के देगा पानी, आप खुद ही कल को देख लीजिए। बेसिक सिर्फ ट्रिक और बेसिक में यही है। आगे जानते हैं कि स्वेज नहर, स्वेज नहर को स्वेज नहर आखिर किस देश में है, तो मिस्र में है। सिनाई प्रायद्वीपीय और बनाई गई विश्व के सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी के एक और महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। उसी समय अगर देखा जाए, अगर छोटा डेट नहीं दिया है तो देखा जाए तो लगभग उसी वर्ष स्वेज नहर का सबसे बड़ी विश्व के सबसे बड़ी कृत्रिम नहर स्वेज नहर की खुदाई हुई थी 1869 में। इसकी लंबाई 164 किलोमीटर है तथा वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई 193.30 अगर भूमध्य सागर की बात किया जाए और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर को 1879 में जहाज़ों को आवागमन के लिए खोल दिया गया था। इसके लिए दक्षिणी सिरे पर स्वेज बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम
हो गई थी, क्योंकि इसके बनने से पूर्व यूरोप के एशिया और यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाज़ों को अफ्रीका महाद्वीप को चक्कर लगाकर जाना होता था। स्वेज नहर विश्व के सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। अगर आप वर्ल्ड मैप खोले हैं एटलस में तो वहाँ पर देखिए, सबसे पहले कहाँ पर जाना जाता था लोग, तो अफ्रीका होकर जाया जाता था यूरोप में। इसीलिए मिस्र के पास स्वेज नहर को खोला गया था 1869 में, जिसकी लंबाई कितनी थी, तो 163 थी ना, देख लिया जाए। 163 नहीं, 164 थी, और उसको बढ़ाकर फिर किया गया था 193 की गई थी। आइए देखते हैं 55 नंबर सवाल हम डिटेल से देखेंगे। हर सवाल को हम डिटेल से देखेंगे कि हमें याद रहे। आखिर प्रश्न आएगा कहाँ से आएगा, अब आ जाएगा कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ, तो ये क्लियर हो गया। स्वेज नहर का निर्माण 2015 में कितना हुआ, तो 193 किलोमीटर हुआ। 1869 में जब बना था तो कितना था, तो 164 था। इसीलिए हम स्वेज नहर से कोई सवाल पूछना चाहिए। उसके ऊपर में था बंदरगाह और नीचे में देखा गया बंदरगाह, वो दोनों बंदरगाह। और 55 आगे देखते हैं कि पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर जोड़ती है, बताना है कि पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर अंध महासागर को। प्रश्न आंसर दिया गया है कि प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। आइए हम पनामा नहर के बारे में जानते हैं कि पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल मध्य के काटकर बनाई गई है। प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। याद रखना है कि अंध महासागर को महासागर और प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर कहा जाता है। इतना याद रखना है यहाँ पर कि अटलांटिक महासागर को ही हम अंध महासागर कहा जाता है। तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहरें। आइए और जानते हैं तथ्य कि इस नहर के बनाए जाने से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिमी तट पर स्थित सैन पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए महाद्वीप का चक्कर लगाकर कुल 22,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, किंतु नहर बन जाने से दोनों की मध्य लगभग आधी से कम दूरी अर्थात 9500 किलोमीटर ही रह गई है। वर्तमान में इस नहर का पनामा नहर देश का अधिकार है। वर्तमान में इस नहर पर पनामा नहर, पहले अगर बात किया जाए स्वेज नहर के, तो स्वेज नहर से आ सकता है कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, तो यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अगर वहीं बात किया जाए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाकर पहले 22,500 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती थी, ठीक। अब ये जब नहर बन गई तो आधी से कम दूरी 950 यानी 9,500 नहीं, गलत हो गया भाई, 9,500 किलोमीटर अब रह गई है। यह फायदा हुआ है, कितने घटा लिया जाए तो बहुत ज़्यादा ही है, आधा से बेसी ही है। चलिए आगे देखा जाए। आगे देखते हैं कि 56 नंबर सवाल आखिर क्या कहता है। 56 नंबर सवाल कहता है कि मलक्का है जल संयोजक आने जाने की सुविधा है। बताना है कि हिंद महासागर से चीन सागर तक जाने के लिए मलाक्का जो है हिंद महासागर से चीन सागर तक जाने का रास्ता है। देखते हैं कि मलाक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा के द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। आप लोग कहेंगे तो हम एटलस में दिखा सकते हैं, लेकिन आप लोग एटलस देखिएगा तो इंडोनेशिया है जहाँ पर उसका द्वीप सुमात्रा होगा, वहाँ से मलेशिया से अलग करती है। महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल को संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर को चीन सागर तक जाने आने की सुविधा है। अगर बात किया जाए मलाक्का संधि, तो अगर
दिया है ऑप्शन में इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप के मलेशिया से अलग करती है। ये भी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की ही जोड़ती है। अगर बात की जाए उसमें प्रशांत महासागर नहीं दिया हो तो उसी को चीन के साथ जुड़ी हुई रहता है, इसीलिए उसे चीन सागर कहते हैं। फिर चीन सागर कहते हैं उसी में चीन सागर का दक्षिणी चीन सागर फिर उत्तरी चीन सागर नाम पर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसीलिए मलाक्का जल संधि याद रखना है कि मलाक्का जल संधि अगर देगा तो आंसर में देगा हिंद महासागर और चीन सागर तक आने जाने की सुविधा है। अगर पॉइंट को अगर समझा जा सकता है तो हिंद महासागर और प्रशांति महासागर को हम चीन सागर जो चीन के पास है उसे हम कहते हैं। चलिए आगे आगे देखिए और बताइए। अगर बात किया जाए सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है, अगर सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जावा, सुमात्रा, मालदीव और मॉरिशस। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है, आइए जानते हैं। सुंडा सुंडा ट्रेंच गर्त हिंद महासागर में अवस्थित है। सुंडा ट्रेंच है हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीप के समानांतर है। पहले इस गर्त को जावा गर्त के नाम से जाना जाता था। अगर बात किया जाए सुंडा ट्रेंच को तो यह हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीप के समानांतर। पहले इस गर्त को जावा गर्त भी कहा जाता था, इसीलिए जावा और सुमात्रा भी होगा। इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जावा और सुमित्रा सुंडा ट्रेन। आइए जानते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओजोन परत बताती है। बताना है कि ओजोन परत बताती है, क्या बताती है भाई? ओजोन परत बताती है अंटार्कटिका के वायुमंडलीय स्थिति की शनि ग्रह की गई एक आधुनिक खोज ओजोन परत बताती है। तो ओजोन परत बताती है कि पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपरी वायुमंडल की परत को हम अगर पृथ्वी की सतह से माना जाए कि 15 से 20 किलोमीटर ऊपरी वायुमंडलीय परत को ओजोन परत ऊपरी मंडल की परत है। चलिए आइए ओजोन परत देखा जाए। ओजोन तो समताप सप्ताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यूं तो ओजोन की उपस्थिति 15 किलोमीटर से नीचे तथा ऊपर 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है, किंतु संकेंद्रित अत्यंत निम्न होता है। परत रूप से ओजोन और 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है। अगर माना जाए तो विश्व मौसम पर संगठन WMO भी ऐसी व्याख्या प्रस्तुत करता है। विश्व के मौसम संगठन ऐसी व्याख्या प्रस्तुत करता है कि यह परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यकता है। ओजोन परत और अगर ओजोन परत को सूर्य से आने वाली वैश्विक किरणों को अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। इन किरणों से त्वचा का कैंसर का खतरा जाता हम लोग पर परावैंगिक किरणें, तो उसे कौन सा रोग होता? तो त्वचा कैंसर का खतरा होता। तो इसीलिए वो ओजोन लेयर को रोकता है जो पृथ्वी से 15 से 35 पर होती है। अगर माना जाए तो विश्व में संगठन है विश्व मौसम, वह व्याख्या किया है कि परत मानव जीवन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। यह परत ओजोन परत आवश्यक होती है। क्यों होती है ओजोन? क्योंकि सूर्य से आने वाली सूर्य के से आने वाले परावैंगिक विकिरण है ना, अल्ट्रावायलेट सन, वो ओजोन परत अवशोषण कर लेती है, अवशोषित या अवशोषण कर लेती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है कि पृथ्वी पर नहीं आती है। और उससे कौन सा रोग होता है? तो त्वचा कैंसर होता है। आइए देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर सवाल कहता है
59 नंबर सवाल कहता है कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई बताना है। पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई बताना है, कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 10 से 20 किलोमीटर सही होगा। 10 से 20 किलोमीटर सही होगा। आगे देखते हैं कि कहिरा एक ग्रीन बीच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थिति होगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अगर 2 घंटे के बाद किया जाए तो क्यों दिया है, आइए देखते हैं कि 1 घंटा में 15 डिग्री होता है। तो कहिरा मिस्र स्थिति 30 डिग्री 31 डिग्री 14 ईस्ट में है। चूंकि कहिरा का समय ग्रीन बीच 0 डिग्री देशांतर से 2 घंटे आगे है। अगर कहिरा के बाद किया जाए तो वो ग्रीन बीच से कि 0 डिग्री जिसको हम कहते हैं उसे 2 घंटे आगे है, अतः इसकी स्थिति 30 डिग्री पूर्व देशांतर के पास बनती है। अगर वहीं बात किया जाए कि पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री घूम घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। याद रखना है कि 1 देशांतर डिग्री दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसीलिए 30 डिग्री देशांतर का कुल समय 30 × 4 यानी 120 मिनट होगा, यानी 2 घंटे लगेगा। इसको बात को समझे कि नहीं समझे? समझना तो पड़ेगा ना। कह रहा है कि जो ग्रीन बीच कहिरा है वो ग्रीन बीच से 2 घंटे आगे है। तो अगर हम बात किया जाए 0 डिग्री ग्रीन बीच के, तो 2 घंटे आगे है, तो 2 घंटे आगे है तो उसको निकालने के लिए कितना लगेगा? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के जब दिया है तो 1 मिनट में 1 डिग्री घूमने में वो 4 मिनट लेता है। तो 1 घंटा घूमने में वो 15 मिनट है। 1 घंटा घूमने में वह कितना लगेगा? तो उसको 60 मिनट लगेगा। ये 15 डिग्री घूमने में 15 डिग्री 15 × 4 = 60। और तो उसको 30 डिग्री घूमना है, तो 30 डिग्री घूमने से वह गुना करेंगे 120, यानी 120 यानी 2 घंटे लग। आइए देखते हैं 61 नंबर सवाल। 61 नंबर सवाल कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? अगर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कहा जाए तो 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। आइए हम लोग फुल लेंथ से देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत अर्थात 21 और 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। अगर वहीं बात किया जाए उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर छोटा दिन होता है। ग्रीष्म काल अत्यंत समर के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसके ही विपरीत में 20-21 को हो जाएगा जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। अगर वहीं 21 और 22 की बात किया जाए तो दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा सबसे बड़ा दिन। वहीं देखेंगे कि महाद्वीप अलग कैसे हुए। अगर बात किया जाए महाद्वीप बताना है आप लोग को कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं, महाद्वीप की संख्या कितनी है बताया जाए। अगर महाद्वीप के बात किया जाए कि महाद्वीप अलग कैसे हुए, तो वह विवर्तनिक क्रियाएं से हुए। आइए जानते हैं कि पृथ्वी का एक निर्माण भिन्न भिन्न प्लेटों से हुआ है। पृथ्वी का निर्माण भिन्न भिन्न प्लेटों से हुआ है। यह प्लेट भिन्न भिन्न प्रारूपों को विवर्तनिक क्रिया के फल प्रवाहित होती है। इस प्रकार यह प्लेटों स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती है। याद रखना है कि पृथ्वी का निर्माण प्लेटों से ही हुआ, भिन्न भिन्न प्लेटों से हुआ है। अगर ये प्लेट की बात किया जाए तो भिन्न भिन्न प्लेटों से भिन्न भिन्न प्रारूप से के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होती है। इस प्रकार ये प्लेट अपने ऊपर स्थित
महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती है। आइए जानते हैं 63 नंबर सवाल कहता है कि वलन की क्रिया किसका परिणाम है। बताना है कि वलन की क्रिया किसका परिणाम है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? पर्वत निर्माणकारी बल। निर्माणकारी बल वलन क्रिया के किसका परिणाम होता है? तो पर्वत निर्माणकारी बल के साथ। आइए जानते हैं तथ्य और पॉइंट को समझते चलते हैं कि पृथ्वी के अंतर्जात बलों को अंतर्गत पर्वत के निर्माणकारी बल यानी क्षैतिज संचलन निर्माणिकल बल में आता है। इसके तहत दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न बल और तनाव बल। दो बल कार्य करते हैं। कौन कौन बल? संपीड़न और बल तनाव बल। बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती है, ऊपरी हुए भागों को अपनति और धंसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। इसे मोड़ को वलन कहते हैं। याद रखना है कि पृथ्वी अंतर्जात बलों को अंतर्गत पवन और निर्माणकारी बल है। यह दो बल से होता है। इस प्रकार के बल लगते हैं। कौन कौन से? संपीड़न बल और तनाव बल। अगर वहीं बात किया जाए कि संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती है, संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती है। अगर ऊपर उठे भागों को अपनति और धंसे हुए भाग को हम लोग अभिनति कहते हैं। इसी मोड़ को हम वलयन कहते हैं। 64 नंबर सवाल देखते हैं कि यूरोप एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला बताना है, वो आल्प्स है। अगर ऑप्शन में दिया गया है एंडी, हिमालय और रॉकी। हिमालय तो एशिया में आ जाएगा, तो यूरोप में बताना था। यूरोप महादेश में कौन हो जाएगा? आल्प्स पर्वत बताना है कि आल्प्स पर्वत यूरोप में। अगर वहीं यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। आइए जानते हैं कि आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्तीय यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु की बात किया जाए तो माउंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है। आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दाल पर्वत का मुख्य उदाहरण है। आइए आगे देखते हैं
कि तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। इसको तो याद ही रखना जरूरी है, भूलना भी नहीं कभी, सपनों में नहीं भूलना है कि तकला मकान मरुस्थल स्थित है। याद रखना है कि तकला मकान मरुस्थल स्थित है कहाँ है, तो चीन में है। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है तो कहाँ स्थित है, तकला मकान मरुस्थल तो चीन में है। आइए जानते हैं कि चीन में है और इसके तथ्य जानते हैं कि भूले नहीं। तकला मकान मरुस्थल एशिया के शिनजियांग युवा स्वतंत्र क्षेत्र यानी चीन में विस्तारित है। यह दक्षिण के कुनलुन और पर्वत तथा पश्चिम के उत्तर में पामीर पठार और तियानशाह पर्वत से घिरा है। आगे देखते हैं 64 नंबर कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया है या भारत है। विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो सही हो जाएगा ग्रेट मरुस्थल स्थित है दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और यह ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। इसका विस्तार लगभग 3,48,000 3,48,000 पढ़ सकते हैं कि 348,000 तो उतना क्यों लंबा करें, 3,48,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। आपको किस तरह से याद रखना है, आप याद रखने का दिमाग में सोचिए। निम्नलिखित में से देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। बताना है कि देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है साथ। आइए जानते हैं क्यों नहीं है। दिए गए विकल्पों में से लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर विस्तार जॉर्डन, इजराइल और वेस्टर्न बैंक क्षेत्र में है। फिलीपीन के बात किया जाए तो सरकार के आधिकारिक और मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक के क्षेत्र में फिलिस्तीन अधिकांश क्षेत्र समाहित है। आगे देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका के मध्य में अक्षांशीय घास मैदान को क्या कहा जाता है। अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात किया जाए तो दक्षिण अमेरिका के मध्य में अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 पम्पास कहा जाता है। आइए जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंध को घास के मैदान को हम पम्पास कहते हैं। याद रखना होगा कि दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के शीतोष्ण कटिबंध की घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। और आगे देखते हैं कि इस का विस्तार अर्जेंटीना किस किस में है दक्षिण अमेरिका में, तो बताना है कि अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील दक्षिण भागों में है। अगर अक्षांशीय घास के मैदानों को पियरी उत्तर अमेरिका में तथा डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, अगर डाउन्स की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख है, अमेरिका में पीरे कहा जाता है। आगे देखते हैं 69 नंबर देखते हैं कि 69 नंबर सवाल क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। बताना है कि कौन सा राजधानी नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन सा शहर की देश की राजधानी नहीं है, तो सिडनी है वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त विकल्प में से सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है, यह बल्कि ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह है। जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है और रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। आइए जानते हैं। आगे देखते हैं, चलते हैं आगे की ओर। 70 नंबर देखते हैं कि 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है। बताना है कि 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है। 70 नंबर सवाल करता है कि 19 ईस्ट रिज कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थित है, तो बताया जाए सही उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर में। आइए जानते हैं कि 19 ईस्ट रिज 90 डिग्री रिज है जो हिंद महासागर स्थित
कटक कटक का नाम है। 98 महासागर स्थित एक कटक का नाम है। आइए जानते हैं 71 नंबर सवाल आगे कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत बताना है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत आखिर क्या है? तो वो भूमि है। भूमि के कारण सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि ही है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, ठीक। जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख है। अगर बात किया जाए वहीं नदियों को, तो नदियों में लवणता सागर तक पहुंचाने वाला कारकों में प्रमुख माना जाता है। यानी कहने का मतलब इस पॉइंट का है कि नदियों ही द्वारा लवणता सागर तक पहुंचता है। किसके कारण से? नदियों के द्वारा। नदियों में अगर बात फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि पटना में गंगा है, तो गंगा से यहाँ से जितना भी कचरा हुआ तो यहाँ से ले जाएगा झारखंड होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए ले जाएगा बांग्लादेश में, वैसे जाकर गिरेगा बंगाल की खाड़ी में। तब बंगाल की खाड़ी तो कारण आखिर नदी ही हुआ। अगर पहला पॉइंट देखा जाए, कहा जाता है ना नदी नदी से ही नदी जो, इसीलिए नदी को आप देख रहे हैं कि नदी को साफ सफाई पटना में भी चल रहा है। बहुत जगह नदी का सफाई रखने का एक रूल दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 72 नंबर सवाल कहता है, 72 नंबर सवाल कहता है कि अरब सागर के पानी का औसतन खारापन बताना है। कि अरब सागर के जो है पश्चिम में भारत के जैसे कि गुजरात है, उसके ऊपर तो खंबात के खाड़ी नाम दिया जाता है, लेकिन मूलतः माना जाता है कि अगर अरब सागर के पानी का औसतन और खारापन देखेंगे ना, तो 35 पीपीटी है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है। थोड़ा डिटेल से ले लेते हैं इसके खबर कि हिंद महासागर में 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35.14% लवणता पाई जाती है। अगर हिंद महासागर में बात किया जाए तो 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35.14 डिग्री लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की घटाकर 30% हो जाती है। वहीं अरब सागर की बात किया जाए तो 36% लवण पाई जाती है। अतः निकटतम बी होगा, तो बी ही तो आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 73 कहता है सवाल कि निम्नलिखित सागरों में किसमें औसतन लवणता सर्वाधिक है? तो बताइए, काला सागर में, पीला सागर, मृत सागर या भूमध्य सागर? तो सही आंसर होगा मृत सागर। आइए डिटेल से जानते हैं मृत सागर के। प्रश्न में दिए विकल्प मृत सागर सर्वाधिक लवणता 238%, कहूँ 230% देता है, पाई जाती है। वही तुर्की में वान झील 330 लवणता तथा ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में 220% है। नहीं, ये ठीक है, दिया गया है 238%। और सर्वाधिक अगर मृत सागर में बात किया जाए तो विकल्प में मृत सागर ही सर्वाधिक लवणता 238% पाई जाती है। अगर तुर्की के वान झील के बात किया जाता है तो 330% लवणता तथा ग्रेट साल के बात किया जाए यूएसए वाला तो 220। तो इसीलिए ऑप्शन में दिया नहीं गया था वान झील, तो वान झील नहीं दिया गया है। सागर का 238। उसके बाद सल्ट लेक नहीं, सल्ट लेक भी नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। 74 नंबर सवाल कहता है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ी नदी बताना है। तो सबसे बड़ी नदी अमेजन होता है। दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ी नदी अमेजन होगा। अगर अमेजन के बात किया जाए वहाँ पर, तो दक्षिण अमेरिका के सबसे लंबी तथा अफवाह क्षेत्र की एक डिस्ट्रिक्ट के संसार के सबसे बड़ा नदी, अमेरिका के सबसे लंबी तथा अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार के सबसे बड़ी नदी है। आगे देखते हैं 75 नंबर सवाल में क्या गया कि निम्नलिखित नदियों में से उन शहरों को मिलाइए जिनसे होकर नदियां बह रही है और नीचे दी गई कूटों की सहायता को उत्तर का चयन कीजिए।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 3 1 3 1 3 3 1 4 2 होगा। 3 1 हो गया, 3 1 हो गया, 4 2, यानी स्टैंडर्ड डैम कहा जाए तो स्टैंडर्ड डैम राइन नदी शहर, स्टैंडर्ड डैम जो शहर है वो राइन नदी के बुडापेस्ट है जो डेन्यू नदी के, वाशिंगटन जो है पोटोमैक नदी पर। याद रखना है कि पेरिस है सीन नदी के तट पर स्थित है। बूढ़ा पेस्ट जो है वह डेन्यू नदी पर है, और वाशिंगटन के बात किया जाए तो पोटोमैक नदी पर है। अगर वह बूढ़ा पेस्ट के बात किया जाए तो बूढ़ा पेस्ट है डेन्यू नदी के किनारे। आइए जानते हैं, थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं कि दी नदियों में उसे संबंधित शहरों को सम्मिलित किए तो स्टैंडर्ड डैम है राइन नदी, पेरिस है सीन नदी, और बुडापेस्ट है डेन्यू नदी, और वाशिंगटन है पोटोमैक नदी। यहाँ पर दिया गया है डिटेल्स। और आगे देखते हैं 76 नंबर। 76 नंबर कहता है 76 नंबर सवाल कहता है कि हिंद महासागर और लाल महासागर कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि? तब बाब अल मंदेब हिंद महासागर और लाल सागर के बाल नहीं बाब है, बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। अन्य विकल्प इस प्रकार है कि हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को ही बोस्फोरस की जल संधि का काला सागर एवं मरमारा सागर को ही मलाका संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। आइए देखते हैं कि सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना है कि अधिक गर्म किस स्थान पर रहता है? अगर सम्मिलित करने के लिए बताएगा अधिक गर्म बताना कि अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक सूखा बताना है कौन सा होगा। तो आइए ऊपर हम लोग मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए, अगर दिया जाए तो अत्यधिक गर्म कहा जाए तो सहारा मरुस्थल में होता है, अत्यधिक गर्म कहा जाए तो सहारा मरुस्थल में। अत्यधिक ठंडा कहा जाए अंटार्कटिका अंटार्कटिका में हो जाएगा अंटार्कटिका। अत्यधिक वर्ष कहा जाए तो चेरापूंजी हो जाएगा। अगर विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ वर्षा होती है तो चेरापूंजी में होता है। और अत्यधिक सूखा कहा जाए तो चिली में हो जाएगा, अत्यधिक सूखा चिली में हो जाएगा। ये तीनों बहुत सा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है कि अत्यधिक गर्म सारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका में होती है, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है, अत्यधिक सूखा चिली में होती है। देखते हैं 78 नंबर। 78 नंबर सवाल कहता है 78 नंबर सवाल कहता है कि किसी मिट्टी में केशिका यानी कैपिलर सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो ऑप्शन नंबर होगा चिकनी मिट्टी। ऑप्शन नंबर होगा चिकनी मिट्टी। आइए जानते हैं कि केशिका क्रिया की चिकनी मिट्टी सर्वाधिक प्रभावशाली होती है जबकि बलुई मिट्टी सबसे न्यूनतम होती है। आइए आगे जानते हैं 79 नंबर कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो चीन है। विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य तो बताना है कौन देश है? चीन। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2015 से 19 के अनुसार चीन का कोयला उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। आइए 80 नंबर को देखते हैं। 80 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन क्रिया का संपन्न होती है? तो बताना है कि सोना के खनन में। अगर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुलगाड़ी
को सोना का खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच में मीनिंग स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में सोने की खोज 1892 ईस्वी में की गई थी। अगर बात किया जाए वही पतया के स्थित कुलगाड़ी की, तो सोना का स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध था। वही वर्तमान के पर्यटनों के बीच अगर हम कहा जाए मीनिंग और घोस्ट टाउन, तो प्रसिद्ध है कि इन क्षेत्रों में सोना की खोज कब हुई थी, तो 1892 का डेट कि 1892 में हुई थी। चलिए देखते हैं 81 नंबर सवाल देखते हैं। किस देश में 2019 की सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन है? अगर टन में हुआ है तो बताया चीन में। अगर सोना में भी चीन में होगा 2019 तक की। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 में वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन 2015 से 19 के बीच 2019 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विश्व का सर्वाधिक सोने का उत्पादन चीन में हुआ है। चीन में 380 टन, ऑस्ट्रेलिया में 326 टन और रूस में 305 टन, संयुक्त राज्य अमेरिका में 200 टन सोने का उत्पादन हुआ है। भारत के नामो निशान सोना में नहीं है। आइए देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि भारत के नामो निशान नहीं है तो कुछ और में आगे नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बेरोजगारी में सबसे आगे है, युवा में सबसे ज़्यादा भारत देश में रहते हैं, सब में आगे है बाबू। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे कि विश्व एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक। अगर विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देखा जाए तो भारत है। देखो एल्युमिनियम में आया ना भारत, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, सिर्फ बेरोजगारी में नहीं। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2015 से 19 के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2019 तक एल्युमिनियम प्राथमिक उत्पादन करने वाला विश्व के 5 शीर्ष देश इस प्रकार है। था दूसरा रूस है, तीसरा भारत है, कनाडा तथा 5 यूएई है। अगर बात 2015 से 19 के आंकड़े के अनुसार 2019 में एल्युमिनियम प्राथमिक उत्पादन करने वाला विश्व के 5 है। तो प्रश्न क्या पूछा था? विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक। अच्छा, ऑप्शन में नहीं दिया गया था चीन, चीन नहीं है, रूस भी नहीं है, तो भारत हो जाएगा। विश्व में इसमें चीन और रूस नहीं दिया गया था, इसी के कारण से भारत के दिया। ऐसे तो विश्व के एल्युमिनियम उत्पादन में तीसरा स्थान है भारत का, चीन है, रूस है, भारत है बाद में। 3 नंबर पर भारत आएगा। आइए देखते हैं 83 नंबर कि तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? तो ऑप्शन नंबर वेनेजुएला में होता है। आइए जानते हैं कि इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार
वेनेजुएला सर्वाधिक क्रूड ऑयल भंडार 48 बिलियन टन। वेनेजुएला के विश्व का लगभग 19.62% कच्चे तेल का भंडारण है। 83 नंबर कि कोयले का सामान्य प्रकार बताना है, बिटुमिनस। कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिनस है। कोयला का मुक्त कार्बन के यौगिक और मुक्त कार्बन मिश्रण है। कार्बनिक और रासायनिक क्रिया के द्वारा वनस्पति पदार्थों का कोयला परिवर्तन होता है। कार्बन के अंश के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। उपयुक्त चारों प्रकार के कोयला में बिटुमिनस समांतर किस्म का कोयला माना जाता है। एंथ्रासाइट अत्यंत उत्तम कोटि का माना जाता है और पीट सबसे निम्न कोटि को माना जाता है। पीट आगे देखेंगे कि भारत के कुल प्राप्त कोयले 90% अधिक भाग प्राचीन काल गोंडवाना के शैलों से प्राप्त होता है। अगर वहीं गोंडवाना यूगीन कोयला मुख्य बिटुमिनस का प्रकार है। और गोंडवाना यूगीन कोयला का मुख्य बिटुमिनस प्रकार है। इस पॉइंट में दिया गया है और छोटा करते हैं कि इसमें कोयला का मुक्त कार्बनिक यौगिक होता है जो मुक्त कार्बन मिश्रण का बनाता है कार्बनिक रासायनिक क्रिया द्वारा। यह पदार्थ कोयले का परिवर्तनीय होता है। कार्बन के अंश के आधार पर कोयला 4 प्रकार की होता है: एंथ्रासाइट और लिग्नाइट और पीट सबसे निम्न कोटि का। यह प्रश्न पूछता है कि निम्न कोटि का कौन सा कोयला है, तो पीट निम्न कोटि का कोयला है। और एंथ्रासाइट सबसे अच्छा अगर अत्यंत सूक्ष्म कोटि कहेंगे तो एंथ्रासाइट आएगा। अगर वही भारत का कुल प्राप्त कोयले की अगर बात करेंगे हम तो 90% से अधिक भाग प्राचीन के गोंडवाना के शैलों से प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। 85 नंबर सवाल कहता है कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत विषुवत और शामिल होते हैं, बताना है। शक्ति और कोयला, तेल, गैस और जल, विद्युत और यूरेनियम। आइए जानते हैं कि ऊर्जा वाणिज्यिक स्रोत की विद्युत शक्ति का कोयला, तेल का, गैस, जल, विद्युत और यूरेनियम शामिल होता है। अगर वहीं 86 की हम बात किया जाए कि निम्न में कौन सा धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, मतलब बताना है कि वह कौन सा धातु का व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है विश्व में, तो बताना है जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क या लंदन। तो सही आंसर हो जाएगा लंदन। लंदन में धातु का व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। आइए देखते हैं 87 नंबर सवाल कि साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होता है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? तो विकिरण के कारण। किसके कारण? विकिरण के। मेघीय रातों में वायुमंडल जल वाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। वही बात किया जाए विकिरण को जल वाष्प शोषित करता है और फलस्वरूप वहीं बात किया जाए मेघीय रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती है। इसके अतिरिक्त साफ परतों को वायुमंडल में जल वाष्प की कमी के कारण रात्रि का समय पृथ्वी विकिरण आसानी से शून्य में चल जाती है, जिससे साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं और वास्तव में वायुमंडल ग्रीन हाउस का प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। आइए आगे जानते हैं कि मानसून का निवर्तन इंगित होता है। ऑप्शन नंबर 3 तीनों होगा कि साफ आकाश में, बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक दाब परिस्थितियां में से, या स्थल पर तापमान बढ़ने से। तीनों सही होगा। आते हैं तीनों को। तीनों दिया गया है। क्या दिया गया है कि उत्तरी भाग में जब मानसून
थोड़ा सा रुक जाइएगा, किधर चला गया यार। अगर बात किया जाए कि उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है, वही बात किया जाए कि उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में अवतल और तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है, जब लौटती है। तो मानसून लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम की विस्तृत निम्न दाब पर क्षेत्र का बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इस समय का आकाश स्वच्छ हो जाता है, इस समय आकाश का हो जाता है, नहीं साफ हो जाता है। ज़्यादा नहीं है, 110 तक सवाल है जियोग्राफी, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी आएगा। चलिए देखते हैं, नाश्ते नाबूद करते हैं। आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में किस युग का मिलान सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 के सही है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र के गरज के साथ वर्षा का मध्याह्न में। आइए जानते हैं कि मध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के अधिकांशी वर्ष शीतकालीन में प्राप्त होती है। भूमध्य रेखा के क्षेत्रों से दोपहर के पश्चात गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है और यह लगभग वर्ष भर होती है। मानसून क्षेत्रों के अधिकांश वर्ष ग्रीष्मकालीन मानसून का हवाओं से प्राप्त होती है। मरुस्थल क्षेत्रों में वर्षा या तो नगण्य होती है या अनिश्चित होती है, अतः सही विकल्प बी हो जाएगा। आइए देखते हैं 90 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु और प्रचलित नहीं है, बताना है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पंपाज होगा मध्य चिली, केपटाउन दक्षिण अफ्रीका तथा एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार पाई जाती है, जबकि पंपाज उष्ण जलवायु का क्षेत्र है। आगे देखते हैं 91 नंबर कहता है 91 नंबर सवाल कहता है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी के घाटी में पाई जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा कांगो। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी पर पाई जाती है। तो आइए जानते हैं कि पिग्मी जनजाति जो है विश्व रेखा के अफ्रीका कांगो बेसिन के वनों में रहने वाले जनजाति है। विश्व रेखा के अफ्रीका के कांगो बेसिन में वर्ष पिग्मी जनजाति के अफ्रीका के कांगो देश में बेसिन में रहने वाले वनों में रहने वाले जनजाति हैं पिग्मी। यह शिकारी जनजाति हैं। कैसे जनजाति हैं? तो शिकारी जनजाति हैं। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई है। अगर देखा जाए तो पिग्मी जनजाति निवास पेड़ों पर बनाई गई है। झोपड़ियों की बात होता है तो झोपड़ियों में होता है, निवास पेड़ों पर बनाई गई है, झोपड़ियों में होता है, जिन्हें हम मंगूलस कहा जाता है। आइए देखते हैं कि पिग्मी निवासी अफ्रीका में पाए जाते हैं। एस्किमो निवासी देखना है कनाडा, मंगोलिया। एस्किमो निवासी बताना है। एस्किमो निवासी उत्तरी ध्रुव के चारों ओर निवास करने वाले एक जनजाति है जो अलास्का और कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। आगे देखते हैं 94 नंबर की एस्पेरांटो है क्या है। तो विश्व के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है एस्पेरांटो क्या है, पूछा जा चुका है यह प्रश्न बीपीएससी में कि एस्पेरांटो क्या है। तो एस्पेरांटो यह है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए एक बनाई गई
कृत्रिम भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो का भाषा विकास एल जेमेनहॉफ ने किया था। आइए देखते हैं 95 नंबर। वह देश जो विश्व में रेशम का बड़ा उत्पादक देश है वह हो जाएगा चीन। एफएओ के अनुसार 2020 की आंकड़े के अनुसार विश्व में सर्वाधिक रेशम उत्पादन चीन करता है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत करता है। आइए देखते हैं कि शहतूत जो विश्व के सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है। शहतूत से एक विशेष और 19 साल होता है जो तिब्बती और एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। चीरू का निवास मूलतः चीनी के स्वायत्त क्षेत्र के तिब्बत में मिलता है। चीनी निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो सही आंसर हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से सभी। स्पेन, ग्रीस, न्यूजीलैंड, ईरान। आइए देखते हैं कौन सा होगा। एफओ के अनुसार अगर देखा जाए तो विश्व में ईरान का सर्वाधिक केसर का उत्पादन करता है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। अगर यहाँ की बात किया जाए किश्तवाड़, जम्मू तथा पामपुर कश्मीर प्रमुख केसर उत्पादन होता है। सोना भी कहा नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं 98 नंबर कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार का अग्रणी है? तो बी नंबर सही हो जाएगा, चीन। प्रश्नकाल के दौरान पत्थर के कोयले के भंडारण में प्रथम चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वितीय एवं भारतीय तृतीय स्थान पर है। वर्ष 2020 के अंत में पत्थर और कोयला एवं बिटुमिनस प्रमाणित भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान, इसके बाद क्रमशः चीन एवं भारत का स्थान है। आइए देखा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सऊदी अरब। आइए देखते हैं कि इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार 2019 में कच्चे तेल क्रूड ऑयल के उत्पादक के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को 1781 इसमें मिलियन टन के रूप में के बाद 961 मिलीमीटर सर्वाधिक तेल के उत्पादक देश रहा। 100 नंबर देखते हैं। अगर वहीं बात किया जाए कि यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम प्राप्त करता है? तक कजाकिस्तान करता है। आइए जानते हैं कि विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया है। आइए आगे देखते हैं कि टीन मिलता है पलेसर निक्षेपणों से, कैंतीत चट्टानों शैलों से। देखेंगे 101 नंबर। अगर वहीं हम बात किया जाए कि विश्व में प्राप्त होने वाली टीन 80% मात्रा को पलेसर निक्षेपों से प्राप्त होती है। ये इसे रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश पलेसर निक्षेप के दक्षिणी पूर्व एशिया में फैले हैं। वर्ष 2020 में इंडियन मिनरल्स ईयर के बुक के अनुसार इस टीन चीन और इंडोनेशिया, म्यांमार और पेरू है। अगर वही 102 नंबर देखा जाए तो मृदा संरक्षण का वह प्रक्रम है जिसमें मृदा का अनुकाम सुरक्षित किया जाता है। देखते हैं पॉइंट के विदित स्थानों पर बृहद अर्थों में बृहद संसरण का अर्थ केवल अपरदन को नियंत्रित करना ही नहीं होता है, बल्कि किसी देश भूमि के उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना भी होता है। समान अर्थों में भूमि का उपयोग सुधार ही मृदा का संरक्षण कहलाता है। अतः विकल्प डी आंसर होगा। ये देखते हैं 103 नंबर सवाल देखते हैं कि क्या कहता है। 103 नंबर सवाल कहता है
कि टेरा रोसा प्रारूप विकास भूभाग में कौन आता है? तो ऑप्शन चूना पत्थर आता है, चूना पत्थर आता है। आगे देखते हैं कि टेरा रोसा लाल मृदा के लिए उपयुक्त इटैलियन शब्द है। इसका पत्थर विकास, चूना पत्थर विकास नहीं यार, चूना पत्थर का अविलय अवशेषों में होता है। 104 नंबर देखा जाए, 104 नंबर कहता है प्रश्न कि पृथ्वी पर घने का वन अधिकतम कितने मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा विषुवत के पास, विषुवत रेखा के पास। विषुवत रेखा के जलवायु प्रदेश में वर्ष उच्चतम पाए जाने से वर्ष भर होने वाले के कारण सदाबहार वर्ष वनों का व्यापक और विस्तार पाया जाता है। इनमें से अमेजन के बेसिन दक्षिण अमेरिका में, कांगो के बेसिन अफ्रीका में, दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप समूह के वर्ष वन प्रमुख, यही सही उत्तर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं 105 नंबर। 105 नंबर सवाल कहता है विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश निर्यात? ऑप्शन नंबर कनाडा हो जाएगा, आंसर कनाडा होगा। आइए जानते हैं कनाडा के बारे में। अगर प्रश्नकाल के दौरान मुख्य लकड़ी की लुगदी के उत्पादक निर्यात कनाडा के अग्रणीय स्थान का अध्ययन स्थित है तो ईयर बुक ऑफ 2019 के अनुसार 2019 में 52,062 मीट्रिक टन का उत्पादन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका को शीर्ष लुगदी की उत्पादन देश है। आइए देखते हैं आगे। सम्मिलित कीजिए सूचनाओं के लिए कुछ प्रयोगी कर सही चुनिए। बताया जाए कौन सा सही आंसर होगा। 4 3 2 1 4 3 2 1। याद रखना कि यूरोपीय संघ कॉन्टिनेंटल जो है वो हो जाएगा पेरिस के वर्षा, और इंडियन रेल मार्ग जो है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग के वालपरेजो में है। अगर ट्रांस से किया जाए तो लेनिनग्राद और व्लादिवोस्टोक में है। ओरिएंट एक्सप्रेस के बात किया जाए तो पेरिस से इस्तांबुल। उपयुक्त जोड़ने वाले कि यहाँ पर दिया गया है सही में। यूरोपियन ट्रांस को कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग पेरिस से वर्षा, ट्रांस से एंडीज रेलमार्ग ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना से वालपरेजो चिली, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पीटर्सबर्ग से लेनिनग्राद अथवा मॉस्को को व्लादिवोस्टोक के रूप में। रूस को ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सबसे लंबा रेल मार्ग 9300 किलोमीटर है। अगर ओरिएंट बात किया जाए एक्सप्रेस को तो पेरिस में इस्तांबुल है। 107 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में कौन सा एक सागर नहीं है? बताना है। पतन का सागर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान की राजधानी है। सचिव को उपयुक्त में से दी गई बंदरगाह का टोक्यो जापान की राजधानी होन्शु द्वीप पर स्थित हो गया। एक सागर का पतन नगर नहीं, हम सागर बोल दिए थे, सॉरी इसके लिए। आगे देखते हैं। न्यूयॉर्क और संयुक्त अमेरिका में प्रातः स्थित बंदरगाह नगर जो हडसन नदी पर स्थित है। लंदन में टेम्स नदी पर स्थित बंदरगाह, अतः सही विकल्प भी होगा। आइए देखते हैं 108 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा विश्व के कावा का पतन के नाम से जाना जाता है? तो सेंटोसो ब्राजील के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह, और यह सबसे सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किए जाने वाला कारण है। इससे विश्व का कहवा का पतन भी कहा जाता है। पर्यावरण किससे बनता है? तो ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। पर्यावरण एवं अविभक्त पर्वत
सरिष्ट समिष्ट है तथा जैविक और अजैविक परतों की पारंपरिक क्रियाशीलाओं को तंत्र की रचना होती है। इसलिए पर्वतचिक 3 घटक है: भौतिक अजैविक घटक और स्थल वायु जल और जैविक संगठन पादप और मनुष्य जंतु सूक्ष्मजीव ऊर्जा संगठन शारीरिक ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा। आइए 110 नंबर देखते हैं। विश्व भूगोल घटना चक्र का चल रहा था अभी तक। अपने इतिहास मध्यकालीन प्राचीन और आधुनिक नहीं देखी हैं, पॉलिटी अर्थव्यवस्था नहीं देखे हैं तो आप वीडियो पीछे दिया गया प्ले लिस्ट में घटना चक्र से दिया गया, आप जाकर जरूर वीडियो को देखें। चलिए आगे देखते हैं। विश्व भूगोल आ गया। भारत की अंतिम सवाल है कि अंतिम होगा ना? हाँ, अंतिम सवाल है 110 नंबर। जलवायु परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन और ढांचा किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन की कमी। कहता है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का संघ कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में कमी लाने की संबंधित है। अज्ञात है कि CO2 ग्रीन हाउस के अंतर्गत ही आती है। देखेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उनको हल करेंगे और उसको याद करते हुए पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे। भारत का भूगोल पहला बताना है आंसर कौन सा होगा भारत का भूगोल का सही।